हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेदासी लर्निंग ऐप में। तो स्टूडेंट, अभी हम जो पढ़ रहे थे वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियडिक मोशन, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्पिंग ऑसिलेशंस, ये हम सारी चीज़ें यहाँ पर आपका पढ़ रहे थे। आज हम इसी पे बेस्ड कुछ आपके एमसीक्यू करेंगे और मैं चाहूँगा कि मेरा आंसर देने से पहले आप आंसर दें, बगल में एक कॉपी रखें और उसके बाद चेक करें कि आपके कितने यहाँ पे नंबर बन के आ रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये इक्वेशन, ये आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपकी क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है। हम सभी को देखो पता है ये इक्वेशन आपकी कहाँ से आती है, ये यहाँ से आती है, एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, ठीक है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ को आप क्या लिख सकते हो, एम ए, इसको इधर ले आएंगे तो ये इज इक्वल टू ये आ जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन बन के आ जाती है क्या, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ पे x क्या होता है, x आपका डिस्प्लेसमेंट, x क्या होता है विस्थापन, a क्या होता है, a होता है आपका एम्पलीट्यूड यानी आयाम, ओमेगा आपको बताना है। तो ये ओमेगा जो है ये आपका क्या होता है, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी आपका कोणीय आवर्ती होता है। ये फाई क्या होता है, फाई आपका फेज कांस्टेंट होता है। अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा आपका क्या होता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, वेयर टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी होता है आपका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। क्या होता है, टी आपका होता है टाइम पीरियड, आपको ये याद रखना है। तो अगर हम अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, मैंने हालांकि आपको बता दिया है, जो आपको ओमेगा पूछा हुआ है, ये ओमेगा आपका क्या होता है, ये ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एसएचएम में ही है, विस्थापन जब आयाम का आधा है तो स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात कितना होगा, यानी जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी है, इसका आपका जो है वो रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो आपका स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा आपकी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो टोटल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी आपकी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स आपका क्या है, एक्स आपका विस्थापन है, ओके, एक्स आपका क्या है, विस्थापन है, ए आपका क्या है, आयाम है, ए आपका है एम्पलीट्यूड और एक्स आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब आप इनको क्या कर देंगे, आपका रेशियो निकालना है तो आप ये कर दो, तो हाफ के से हाफ के कट जाएगा, तो आपका जो बन के आ जाएगा वो क्या जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा डिवाइडेड बाय कुल ऊर्जा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू हमको क्या दी है, एक्स की वैल्यू दी है हमको a बाई 2, एक्स की वैल्यू हमको क्या दी है, विस्थापन जब है आयाम का आधा है तो इसका आप आधा कर दो। ठीक है, स्थितिक ऊर्जा डिवाइडेड बाय कुल ऊर्जा बराबर आपका कितना हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए आप कैपिटल में लिखा है मैंने तो इसको कैपिटल हम कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर आपका कितना हो जाता है, 1/2 का होल स्क्वायर आपका 1/4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, आपको समझ में आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपका जो है वो किस तरीके से आपका जो यहाँ पर है ये आपका बन के आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, अगर हम यहाँ पे गतिज ऊर्जा की बात करें, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है आपके हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी चीज आपको याद रखनी है, हालांकि इस क्वेश्चन से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको तीन जो ऊर्जा हैं वो आपको याद रखनी है, स्थितिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा। चलिए आगे चलते हैं। सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का वेग माध्य स्थिति पर कितना होता है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ठीक है, माध्य स्थिति की हम बात करें, चलिए हम पेंडुलम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। पेंडुलम आपका ये है, ठीक है, आपने जब इसको थोड़ा सा पीछे खींचा फिर ये कहाँ जाएगा, आगे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, फाइनल जो आपकी वेलोसिटी है ये कितनी हो गई, 0, फिर इधर को आएगा, फिर ये आपका कहाँ चला जाएगा, इधर को, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर भी आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 की, तभी तो ये वापस आएगा, ऐसे यहाँ पर भी आपका वापस आएगा। तो ये जो बीच वाली कंडीशन है, यहाँ पर जो v है वो क्या होता है, वो आपका अधिकतम होता है। v आपका क्या होगा, v जो है v आपका अधिकतम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका
अधिकतम होगा। यहीं पर हम कर सकते हैं, अगर जो एंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी। अंतिम छोर पर जहाँ पे विस्थापन सबसे अधिक होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी तो आपको रुक गई एट इंस्टेंट, तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपका मिनिमम हो जाएगी सिमिलरली इस कंडीशन पे। और बीच में ठीक उल्टा होता है, बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है, माध्य स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो होती है वो मिनिमम होती है, और जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा आपकी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में पूछा होता है, वेलोसिटी आपकी क्या होगी, वेलोसिटी आपकी अधिकतम होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। डैम्पिंग इन ऑसिलेटरी मोशन इज कॉज्ड बाय, दोलन गति में जो अवमंदन होता है वह किसके कारण होता है। अब अवमंदन हमने आपका पढ़ा हुआ है, जैसे एक झूला आपने माना, ठीक है, झूले को आपने आगे पीछे करा, थोड़ी देर के बाद झूला क्या है, अपना जो विस्थापन है कम करते हुए एक आपका जो है वापस माध्य पोजीशन पर जाएगा। तो किसकी वजह से है, वो आपका घर्षण की वजह से है। एयर फ्रिक्शन जो है या और जो फ्रिक्शंस आपके हैं घर्षण की वजह से, जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है उसकी वजह से, उसमें आपका क्या होता है, डैम्पिंग होती है, अवमंदन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ इज, ओके, आपको यहाँ पे बताना है। देखिए टाइम पीरियड, सबसे पहले तो आपको आवर्तकाल बताना है, ठीक है। आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√L/g, ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है ना, T इज इक्वल टू 2π√L/g। तो वहां पे क्या होता है, G की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो G की वैल्यू 0 हो गई, तो T आपका कितना आ गया, T आपका अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनंत। ऑप्शन नंबर 4 इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, the length of a simple pendulum is increased, the length of simple pendulum is increased then the time period will, ओके, जब उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो देखिए T इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। तो यहां से अगर हम सब चीजें कांस्टेंट माने तो T प्रोपोर्शनल किसके हो गया, T प्रोपोर्शनल √L, यानी अगर L बढ़ेगा तो T भी तो बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब सरल लोलक की लंबाई बढ़ती है तो समयावधि भी क्या होगी, समयावधि भी बढ़ेगी। या अब देखिए इसका डिस्प्ले, अगर हम, ये तो चलिए फॉर्मूले से आपका बन के आ गया, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में भी आप समझो ना, छोटा पेंडुलम है, ठीक है, इसको इतना यहाँ पे तय करने में लग रहा है, इसका देखिए बड़ा पेंडुलम इसका इस तरीके से जाएगा, क्योंकि पूरी लेंथ जाना है तो उसको टाइम तो क्या लगना है, ज़्यादा ही लगना है। तो आपको यहाँ से भी समझ में आ सकता है, और अगर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो प्रैक्टिकल करके भी आपको ज़्यादा लगेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा की सतह पर G का मान पृथ्वी की सतह पर उसका 6ठा भाग है। चंद्रमा पर पेंडुलम की समयावधि पृथ्वी की समयावधि से कितनी गुनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको जो निकालना है वो टी मून निकालना है। टी मून इज इक्वल टू कितना होगा, 2π√L/g, ठीक है, और टी अर्थ इज इक्वल टू T/√L/g, ठीक है, L मून लिख देते हैं। तो लेंथ तो आपकी सेम ही है शायद, हाँ, तो G मून कर देते हैं, इसको आपका G अर्थ कर देते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया। अब यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि जो G मून है वो G अर्थ का कितना भाग है, G अर्थ का 1/6 भाग है, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसके बदले वैल्यू रख देंगे 2π√L/g अर्थ डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो बाहर क्या आ जाएगा, √6 बाहर आ जाएगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा, √6 टाइम्स। जब ये C कहाँ चला जाएगा, सॉरी 6 जो है ये पहले ऊपर चला जाएगा, √6 बाहर आ जाएगा, तो कितने टाइम्स हो जाएगा वो, √6 टाइम। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एक साधारण पेंडुलम की समयावधि T है, यदि गोलक का द्रव्यमान M, अच्छा, गोलक का द्रव्यमान आपका इतना कर दिया जाए तो पेंडुलम की समयावधि होगी। ओके, E इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है जी, फॉर्मूला यही होता है। अब आप ध्यान दो, आपसे क्या पूछा हुआ है, मास को आप बदल दो।
तो क्या ये मास पे आपका डिपेंड कर रहा है? नहीं, मास पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। एक साधारण पेंडुलम में समयावधि टी है, गोलक का द्रव्यमान 1/4 हो जाता है, तो पेंडुलम की समयावधि कितनी हो जाएगी? तो मास पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो वो हमेशा क्या रहेगा? वो हमेशा स्थिर रहेगा, समान रहेगा। ऑप्शन नंबर 8 उतना ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। द्रव्यमान को आप कितना ही बड़ा घटा लो, ओके। वो किस पे डिपेंड करता है? एल और जी पे डिपेंड करता है। चलिए 9th क्वेश्चन। एक साधारण दोलक की समयावधि 2 सेकंड है। यदि इसकी लंबाई 4 गुना बढ़ जाती है तो इसकी अवधि आपकी कितनी हो जाती है? ओके, अच्छा, एक जो ये है, ठीक है, मान लेते हैं t इज इक्वल टू 2π√L/g। ये आपका कितना दिया है? ये आपका 2 सेकंड दिया है, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या किया, जो लंबाई है उसको आप 4 गुना कर दे रहे हो, 4L/g, ठीक है। √4 बाहर आके कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2π√L/g, यही तो होगा। ये 4 बाहर आके 2 बन जाएगा ना। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू आपकी 2 सेकंड है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर डी, 4 सेकंड। कितना आ जाएगा? 4 सेकंड जो है एक साधारण लोलक की अगर समयावधि इतनी है, लंबाई 4 गुना बढ़ जाती है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो आपका कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड आपका 2 गुना हो जाएगा। 2 गुने का मतलब 2 का 2 गुना आपका कितना हो गया? 2 का 2 गुना आपका 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन। द ग्राफ बिटवीन द लेंथ एंड द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड विल बी, ओके, उनके बीच ग्राफ बनाना है। टी इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। ये आपका आएगा, स्क्वायर कर दो, t² इज इक्वल टू 2πL/g। यहां से आप बना के आओ t² प्रोपोर्शनल L। तो ये देखिए, ये t² प्रोपोर्शनल L है, ओके। तो इसके बीच जो आपका ग्राफ बनेगा t² और L के बीच जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपकी क्या होगी? वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। t² और जो आपका बन के आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब आप इसको जो है वो परवलय के साथ आप कंपेयर मत कीजिएगा। आप कहेंगे सर हमने तो आपका ऐसा भी पढ़ा है, y² इज इक्वल टू 4ax, और उसकी इक्वेशन आपकी, उसका ग्राफ इस तरीके से होता है। भाई ये जो आपका ग्राफ होता है ये x और y के बीच में होता है, बट यहाँ पे ग्राफ किस किस के बीच में है? L और t²। ये t² भी तो एक वैल्यू अपनी है, तो यहां से आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। यहां पर आपको लग बिल्कुल ऐसे ही रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो बनता है x और y के बीच में। अगर x और y² के बीच में बनता तब वो एक स्ट्रेट लाइन आता, ठीक है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सेकंड पेंडुलम? सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका कितना होता है? वो आपका 2 सेकंड होता है। ये हम सभी ने पढ़ा हुआ है। जो सेकंड पेंडुलम है एक ऐसा पेंडुलम है, एक वैसा सरल लोलक है जिसका टाइम पीरियड आपका 2 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण लोलक द्वारा 8 सेकंड में 40 दोलन पूरे किए जाते हैं। ओके, कितने? 8 सेकंड में 40 दोलन पूरे किए जाते हैं। समयावधि ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक दोलन में लगा समय, एक दोलन में जो आपका समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो भाई 40 दोलन में कितना समय लग रहा है? 40 दोलन में 8 सेकंड लग रहे हैं, तो एक दोलन में कितना लगेगा? बिल्कुल आप बेसिक से चलें तो इतना लगेगा, तो 1/5 हो गया, तो 0.2 कितना हो गया? 0.2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। ये यदि स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली पेंडुलम घड़ी की जगह ले लेती है तो स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली के, अच्छा ओके, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो आप एज्यूम करिएगा ये आपका एक क्या है? ये आपका एक सेकंड पेंडुलम है। क्या ये आपका क्या है? ये आपका एक सेकंड पेंडुलम है। नहीं तो आप सिंपल से जो आपका डायरेक्ट है उससे भी आप निकाल सकते हैं। जो आपका k की वैल्यू है, ठीक है, आपका k की वैल्यू दी है, मास की वैल्यू से आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू रख दीजिएगा। k की वैल्यू आपकी 0.1 न्यूटन पर मीटर आपको दी हुई है। t इज इक्वल टू 2
रूट एम अपॉन के से जो आपकी वैल्यू है, यहाँ से आपका सीधा सीधा जो डायरेक्ट आपका जो आंसर है, या 1 अपॉन उसको इन प्रोपोर्शनल हम करके हम डायरेक्ट आपका जो है वो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आ रहा है आपका कितना, 10 ग्राम। कितना आएगा, 10 ग्राम जो है इसका आपका आंसर बन के आएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। एक एसएचएम में आपको विस्थापन ए और बी के लिए स्थितिक ऊर्जा आपकी ये दे रखी है, ई ए और ई बी। ओके, स्थितिक ऊर्जा आपको दे रखी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है। तो ए प्लस बी पे आपकी कितनी होगी, ठीक है जी। तो हम कैसे करेंगे इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो पता होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ के स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है जी, यही होता है। तो आप सीधा कर लें, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ए पर हाफ ए स्क्वायर, ठीक है, ये ई ए स्क्वायर हो गया। ऐसे ई बी स्क्वायर कितना हो गया, हाफ ए बी स्क्वायर, ई ए प्लस बी, ठीक है। ई ए प्लस बी स्क्वायर क्यों आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा ना, स्क्वायर नहीं होगा। ई बी ई ए इज इक्वल टू, मैं चलिए दोबारा एक मिनट आप लोगों के लिए कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको दोबारा से सही सही सा लिख देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। ई ए कितना होगा, हाफ ए स्क्वायर। ई बी आपका कितना हो जाएगा, हाफ ए बी स्क्वायर। ई ए प्लस बी आपका कितना हो जाएगा, हाफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर इनके फॉर्मूलों में से चूज करना है। तो क्या ये हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हाफ के ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये नहीं आएगा, 2a भी गायब हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपका जो है नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है। आप करके देखो, अंडर रूट निकालो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड LHS अंडर रूट निकालो तो हाफ ए प्लस बी, ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब RHS देखो, RHS भी कितना आएगा, अंडर रूट 1/2 के, तो ऐसे ही आएगा, ए बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1/2 के ऐसे ही आएगा, बाहर भी आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, ए प्लस बी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि LHS और RHS यहीं पर आपका सेम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आयाम ए के सरल हार्मोनिक गति को फैलाने वाले कण की गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा विघटन के बराबर आपकी होगी। मतलब टोटल ऊर्जा जो आपका निकालनी है, गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा विघटन के आपके जो बराबर होगी। यहां पर आपका जो है ठीक है, देखो आपको क्या दे रखा है, आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम दे रखी है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। लेट डिस्प्लेसमेंट इज x, ओके। तो गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, हाफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ए एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, इससे ये कट जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। इसको ऊपर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट 2, एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट 2, यानी वो ऑप्शन नंबर क्या है, ए बाई रूट 2, ऑप्शन नंबर 4 सही में। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो इंग्लिश में आप लिख लें, इंग्लिश में आप पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम में आपका इंग्लिश वाला ही मान्य होता है। अगर दोनों में आपका डिफरेंसेज हैं हिंदी इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाला ही आपका मान्य होता है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी उसके बराबर हैं, विल बी इक्वल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है।